Good morning, student. Welcome again to this online session of class 8 physics. Dear student, we were taking the topic force and pressure. हम टॉपिक ले रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर. ओके, इन दिस टॉपिक हम देखने वाले हैं कि फोर्स क्या है. इन द लास्ट ऑनलाइन सेशन वी हैव सीन व्हाट इज फोर्स. फोर्स की हमने डेफिनेशन देखी, व्हाट इज फोर्स, एंड उसके साथ हमने ये देखा कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स के टाइप्स देखे, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. उसके बाद हमने देखा व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स कैन कॉज, यानी कोई भी फोर्स कितने डिफरेंट इफेक्ट कॉज कर सकता है, यानी फोर्स की वजह से क्या हो सकता है. इतनी चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में देखी. अब नाउ इन दिस सेशन लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द एसआई यूनिट. डियर स्टूडेंट, मैंने कल ही जब इसके पहले सेशन में ही जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कि ये टॉपिक मैं फिर से लूँगा यूनिट का. ओके, सो नाउ यूनिट. अब सबसे पहली बात तो बेटा ये समझ लो कि क्लास 7 तक हमने बहुत ज़्यादा फिज़िक्स को सेपरेटली नहीं पढ़ा है. यहाँ पर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे फिज़िक्स में. तो आपको यूनिट क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. जैसे देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि डियर गो एंड ब्रिंग रोप ऑफ 10, यानी मैंने आपको क्या कहा कि आप जाइए और मुझे एक रोप ला के दीजिए जिसकी लेंथ 10 होगी. सो व्हाट यू विल डू, क्या करोगे आप. मैंने कहा कि 10 एक रोप चाहिए मुझे जिसकी लेंथ 10 होनी चाहिए. अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग 10 सेंटीमीटर की रोप ला के देंगे मुझे. रोप है ना, रस्सी कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की. प्रॉबेबली हो सकता है कुछ लोग 10 इंच की लेके आए, हो सकता है कि कोई 10 मीटर की लेके आए, है ना, और कुछ महानुभाव 10 किलोमीटर की भी ला सकते हैं, पॉसिबल है. सो हियर ओनली गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू ब्रिंग 10 इज़ नॉट कंप्लीट और इट्स नॉट सफिशिएंट कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि 10 यानी क्या. सो व्हाट यू विल डू, यू विल आस्क कि सर 10 यानी क्या, इसके आगे कितना लाना है, 10 सेंटीमीटर लाना है या 10 मीटर लाना है. सो व्हाट आई विल से कि नहीं, आप मुझे 10 मीटर रोप ला के दीजिए, 10 मीटर. तो आप बिल्कुल 10 मीटर काउंट करके ला के देंगे. सो हियर 10 इज द न्यूमरिक वैल्यू जो हमें बताती है कि हाउ मच इट इज़, जो हमें बताती है कि वो क्वांटिटी कितनी है. एंड यूनिट ये बताती है कि उसको जब मेज़र करोगे तो आप किस यूनिट में मेज़र करोगे, जिसे हम एकक कहते हैं या फिर हम एक मापक जिसे कहा जाता है माप करने के लिए, है ना. तो विदाउट यूनिट यू कैन नॉट वेरीफाई कि कितना क्वांटिटी है लेकिन वो किस तरीके से ली जाए, है ना. सो ये जो न्यूमरिक वैल्यू है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड. जैसे मैंने 10 मीटर कहा तो इसमें से ये जो 10 है व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नीट्यूड. और ये जो मीटर है दिस इज व्हाट, यूनिट ऑफ द लेंथ. ओके, तो ये हुआ मैग्नीट्यूड, ये यूनिट. तो जब हम बोलते हैं कि चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट मीन्स उसका यूनिट वही रहेगा. जैसे मैंने अगर कह दिया कि चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ अ रोप, तो यू कैन चेंज द वैल्यू 10 से 20, 30, 40, 50, 60, आप अपने हिसाब से जितना चाहिए आपको उतना आप उसको कर सकते हैं. तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ओनली द न्यूमरिक वैल्यू. मेक इट क्लियर. ओके, मैग्नीट्यूड मीन्स अ न्यूमरिक वैल्यू. द नेक्स्ट थिंग इज, ये न्यूमरिक वैल्यू हो गई. अब दूसरी चीज़ ये होती है कि न्यूमरिक वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी होता है ना, कि यूनिट बताता है कि वो कितना है. अब अगर यूनिट ना हो तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं हो पाएगा कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी है. ओके, तो यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे कि मैंने कहा कि अब यूनिट हम यूज़ करते हैं. अब दुनिया में बहुत सारी जगह पे अलग अलग जगह स्टडी होती है एंड अलग अलग लोग एक पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी करते हैं. अब जैसे सपोज़ फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इंडिया के स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया
कुछ इन्वेंशंस किए और इन्वेंशन के साथ उन्होंने कोई फार्मूला बनाया। अब फार्मूला बनाते वक्त उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए, तो उसमें हो सकता है कि उन्होंने फोर्स का जो यूनिट लिया वो क्या लिया, न्यूटन लिया। अब सेम टॉपिक हो सकता है कि यूएस के बच्चे स्टडी कर रहे होंगे या उस पर इन्वेंशन कर रहे होंगे या फिर किसी और कंट्री के, और उन्होंने उसको यानी इन्वेंशन करते वक्त किसी दूसरी यूनिट का यूज़ किया। अब जब वो दोनों थ्योरी प्रेजेंट करेंगे कि नहीं मैंने ये इन्वेंट कर दिया है और दूसरा ही बोलेगा मैंने ये इन्वेंट किया, तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि किसका राइट है किसका रॉन्ग है, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट्स में होंगे। दूसरी चीज़, अगर कोलैबोरेशन के साथ कोई चीज़ बनाई जा रही है या फिर आजकल आपने देखा होगा इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी एरा, यानी अब ये टेक्नोलॉजी का एरा है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं दूसरों के साथ शेयर करते हैं। यानी हो सकता है कि जैसे एक मिसाइल बन रही है, तो मिसाइल बनते वक्त उसका एक पार्ट रशिया में डिज़ाइन हो रहा होगा, दूसरा पार्ट किसी और रूस में डिज़ाइन हो रहा होगा, तीसरा पार्ट इंडिया में डिज़ाइन हो रहा होगा। तो अगर ये अलग अलग कंट्रीज़ में डिज़ाइन हो रहे हैं तो उस समय जो यूनिट्स वो यूज़ करेंगे वो कैसे होने चाहिए, ग्लोबली सेम होने चाहिए, तभी तो उनका मिसाइल बन पाएगा, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो और प्रॉपरली कोऑर्डिनेट तरीके से वर्क करें, इसीलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि जिसमें हम पर्टिकुलर किसी भी क्वांटिटी का जो यूनिट वगैरह यूज़ करेंगे वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी आई, मुझे ऐसा लगा कि नहीं लेंथ के लिए मुझे सेंटीमीटर लेना चाहिए तो मैं सेंटीमीटर ले रहा हूँ, किसी को मीटर लगा तो उन्होंने मीटर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर यूनिट बनाया है ना, तो उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। तो उस एसआई यूनिट में हम इसको बोल सकते हैं कि ये एसआई यूनिट जो है हमारे फोर्स का वो क्या है, न्यूटन। डन। अब 1 न्यूटन फोर्स कितना हो सकता है, कई बार जो आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको फोर्स का जो यूनिट मिलेगा, फोर्स का यूनिट ऑफ फोर्स यू विल गेट इट केजीएफ, किलोग्राम फोर्स, ओके, केजीएफ। और अगर बहुत स्मॉल रहा तो जीएफ, ग्राम फोर्स। अब ये केजीएफ, ग्राम फोर्स, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 केजीएफ कितना होगा या फिर 1 न्यूटन यानी कितना होगा। अब जैसे देखो मैं आपको बता दूं कि अब मेरे पास एक वेट है, देखो एक वेट है, क्या कितना लिखा है इस पर, 500 ग्राम, ठीक है, दिख रहा है शायद आपको। दिस इज हाउ मच, 500 जी, 500 ग्राम। अनदर वन 500 ग्राम, टोटल कितना हुआ, 1 kg। अब मेरे पास ये एक वेट उठाने के लिए, देखो इस पे ये भी 500 ग्राम का है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास 500 ग्राम का है, ये देखिए 500 ग्राम लिखा हुआ है इस पे, ओके, दिस वन हाउ मच, 500 ग्राम। अब मैंने क्या किया, ये 500 ग्राम इसके साथ लगा दिया। नाउ आई एम कैरिंग दिस 1 kg वेट, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से उठा के रखा है मैंने, 1 kg ऑफ वेट, 1 kg उठा के रखा है। सो हाउ मच मस्कुलर फोर्स, यानी मैं कितना मस्कुलर फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा हूँगा सो दैट आई कैन होल्ड इट, है ना। क्लियर हो गया कि मैंने इसको इस तरीके से पकड़ के रखा है, तो मैंने अपने इस मसल से इस वेट पे कितना फोर्स लगाया होगा सो दैट आई कैन होल्ड इट। तो ये मेरा कितना है, 1 kg ऑफ मास है। तो ये 1 kg ऑफ मास को जब हम होल्ड करके रखते हैं तो 1 kg ऑफ मास अगर हम इसको होल्ड करके रखते हैं तो इट इज समटाइम्स इट इज टेकन 9.8 न्यूटन इंटू 1 kgf, बट जनरली हम बाकी के कैलकुलेशन के लिए इसको 10 लेते हैं,
ठीक है ना, ये वैल्यू फिक्स है। अब ये 10 वैल्यू कहाँ से आई, ये जो 10 है ये वैल्यू कहाँ से आई, 10 वैल्यू कहाँ से आई? तो जैसे कि देखो मैंने इसको इस तरीके से पकड़ के तो रखा है, पकड़ के रखा है, लेकिन कौन सा फोर्स लगा है यहाँ पर, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे, क्योंकि एक और दूसरा फोर्स है जो इस वेट को अपने तरफ खींच रहा है, यस नीचे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन खींच रहा है इसको नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू होती है 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन ऐसी फिक्स वैल्यू ये पहले से डिराइव की गई है, हम भी डिराइव करेंगे आगे हायर क्लासेस में। अभी हम फिक्स लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, 10 न्यूटन का। और हमने ये जो लिया है मास वो कितना है, कितने केजी है, यस इट इज 1 केजी, 1 केजी है ना। मैंने आपके सामने बताया अभी कि ये देखिए ये 500 का है और ये 500, तो टोटल कितना हुआ 1 केजी। तो 1 केजी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जितना, तो टोटल ये 1 केजी न होते हुए ये आ जाएगा मेरा 1 न्यूटन, डन है ना। ये आ जाएगा फोर्स, कितना फोर्स चाहिए मुझे, फोर्स कितना आएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू, so when you hold 1 kg of weight, 1 kg of mass बोलेंगे, 1 kg of mass, okay, against the gravity, that time you applied 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। अब यहाँ पे ये ग्रेविटी का जो फोर्स है ये हमें पता है 10 न्यूटन फिक्स वैल्यू है, अदरवाइज अगर वो फिक्स वैल्यू नहीं होती है ना तो हम इसको कुछ और कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पर अगर हमने 1 केजी उठा के रखा है तो हमने कितना न्यूटन फोर्स लगाया है इस पर, 10 न्यूटन फोर्स, और ये 10 न्यूटन फोर्स के साथ मैंने इसको होल्ड करके रखा है। अगर मैं इसको छोड़ दूँ अभी तो अर्थ अपनी तरफ उसको उतने फोर्स से अट्रैक्ट कर लेगी और ये अर्थ के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा, डन। तो ये है 10 न्यूटन फोर्स। हम इस तरीके से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया जब हमारे पास अगर क्या होगा, उसका मास होगा और कितने एक्सेलरेशन के साथ उसको यूज़ किया गया। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मैंने ली थी 10, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए थी, तो F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से मैंने फोर्स निकाला। तो कितना फोर्स यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, 10 न्यूटन, ओके। तो इस तरीके से ऐसा यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट है न्यूटन। अब देखो डियर स्टूडेंट कि हर फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। जैसे अभी मैंने एक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, सो दैट टाइम इट हैज़ द डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर। सम टाइम हम जब किसी तरफ पुश करते हैं तो उस समय भी एक डायरेक्शन होता ही है। तो फोर्स ऑलवेज हैज़ द डायरेक्शन, फोर्स के पास हमेशा डायरेक्शन होता है, वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, अपवर्ड डायरेक्शन में हो, डाउनवर्ड हो, किसी भी डायरेक्शन में। अगर हम अभी खड़े भी हैं तब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टूवर्ड्स द सेंटर, है ना, तो इट मीन्स देयर इज अ डायरेक्शन। सो जब भी फोर्स होता है तो फोर्स विद डायरेक्शन होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम ये कहते हैं, यस, वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसे क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी जिसमें डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड यानी मैंने बताया सामने की वैल्यू, जो भी वैल्यू हमारे पास है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया कि फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है, सो हियर इट इज़ अ मैग्नीट्यूड एंड विथ इट हैज़ द डायरेक्शन, और साथ में ये क्या होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स ऑलवेज हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्लास 9th में है, अभी सिर्फ ये समझ लीजिए, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन और यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, चाहे वो आपका मैग्नेटिक फोर्स हो या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, किसी भी तरीके का फोर्स अगर है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जैसे देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, जैसे कोई कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, है ना, यहाँ से
यहाँ तक कार मूव कर रही है, ये कार है A to B, सो हियर इट इज दिस वन इज द डायरेक्शन, ठीक है, ये मोशन होगा और ये डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन वो हुआ। अब जब हमने एक चीज देखा था इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो उसमें एक पॉइंट हमने लिया था कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपने उसको फोर्स अप्लाई किया किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी कहीं से भी, तो जैसे ही हम फोर्स उसको अप्लाई करते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर पहली कंडीशन लेते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, रुका हुआ है, आपने यहाँ से उसको फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स का डायरेक्शन जैसा था उस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। या फिर ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव कर रहा है और सडनली यहाँ से कोई मुझे फोर्स अप्लाई करे तो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, तो ये मुझे उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। डन। तो इस तरीके से फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आज का टॉपिक ये था, फोर्स ऐसा यूनिट, और थोड़ी सी एक मैंने आपको वेट और मास ये भी बता दिया। आई होप आपका आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, इससे रिलेटेड होमवर्क आपके ग्रुप में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।